कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना छुए बिना दवा दिए केवल अपनी आंखों की चमक और उंगलियों के इशारे से अंधे को आंखें लौटा दें, कैंसर जैसे असाध्य रोगी को मिनटों में उठा दे और आपके मन में छुपे सबसे गहरे राज को भी चुटकी बजाते पढ़ ले। ये कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं था। ये भारत की हजारों साल पुरानी प्राण विद्या थी, जिसे पश्चिम ने देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने इसे चुराकर अपना नाम दे दिया, हिप्नोटिज्म। आइए जानते हैं ये विद्या क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है। सम्मोहन विद्या भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक स्थित हैं। हमारा पूरा जीवन अध्यात्म प्रधान देश रहा है और हमने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन और अध्यात्म को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसलिए सम्मोहन विद्या को भी प्राचीन भारतीय साहित्य में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन साहित्य और प्राचीन गुरुओं के बाद कुछ समय तक इस विद्या पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा रहा और इस संबंध में किसी प्रकार का खोज नहीं किया गया, क्योंकि इस विद्या का जादू टोने से संबंध बताया गया और मध्यकाल में जादू टोना एक विशेष क्षेत्र में विशेष परिवार वर्ग की बपौती बन गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उस विद्या पर उन्हीं का अधिकार हो चुका था। परंतु पाश्चात्य देशों में इस संबंध में रहस्य बना रहा। उनमें खोज और जिज्ञासा की भावना प्रबल रूप से विद्यमान थी। उन्होंने जब भारतीय योगियों के चमत्कारों के बारे में सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भारतवर्ष में आकर उन योगियों के दर्शन किए और देखा कि वे योगी असंभव कार्य को भी क्षण मात्र में संभव कर दिखाते हैं। रोगियों को अपनी उंगलियों के स्पर्श से रोग मुक्त कर देते हैं, दूरस्थ व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और विश्व के किसी भी क्षेत्र में घटित घटना को वे उसी प्रकार से देख लेते हैं जिस प्रकार से आज का व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर चलचित्र को देखता है। यही नहीं, अपितु उन्होंने ये भी देखा कि ये योगी भूतकाल की गहराई में बैठकर उन अज्ञात तथ्यों को भी ज्ञात कर लेते हैं जो कि किसी व्यक्ति के नितांत व्यक्तिगत क्षण होते हैं, या वे आने वाली घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं जो कि समय आने पर पूर्णतः सही सिद्ध होती हैं। ये देख उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और पहली बार उन्होंने ये अनुभव किया कि इस भौतिक विज्ञान के अलावा भी कुछ ऐसा अदृश्य विज्ञान है जिनको हम अपनी आंखों से भले ही न देख पाते हों, परंतु उनका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से होता है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना कुछ इस प्रकार से की है कि आज हजारों वर्षों से वैज्ञानिक इस शरीर की चीर फाड़ करके इसके रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं, पर फिर भी वे इस शरीर को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। उन्होंने इस शरीर में कुछ ऐसे तत्व भी देखे हैं जो कि दिखाई भले ही न देते हों, परंतु उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। मन इसी प्रकार का एक तत्व है जिसे हम अपनी आंखों से भले ही नहीं देख पाते हों, परंतु उसके अस्तित्व से इनकार करना संभव नहीं है। शरीर शास्त्रियों ने पूरे शरीर को चीर फाड़ कर उसे देखने के उपरांत भी उन्हें मन नाम का कोई भी अंग दिखाई नहीं दिया, परंतु इस बात को उन्होंने भी अनुभव किया कि ये अंग शरीर का सर्वाधिक शक्तिशाली और वेगमय अंग है, जिसके बिना पूरे शरीर का अस्तित्व ही नगण्य है। यदि इस शरीर से मन नाम के अदृश्य तत्व को निकाल दें तो पीछे जो कुछ बचा रहेगा वह केवल हड्डियों का ढांचा सा बचा रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का न तो उत्साह होगा और न किसी प्रकार का संवेग, आनंद, कौतूहल, उत्साह, घृणा, निराशा आदि। अतः इस शरीर को यदि भली प्रकार से समझना है तो उससे पहले हमें इस मन नाम के तत्व को समझ लेना आवश्यक है। मन की शक्ति अपने आप में सर्वाधिक प्रबल शक्ति मानी गई है। कई बार देखा गया है कि मन के आवेग से व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य भी कर दिखाता है। अपनी दृढ़ इच्छा और जीवट शक्ति के भरोसे वह कठिनतम क्षणों को भी पार कर लेता है। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी मरणासन्न व्यक्ति का पुत्र दूर स्थान पर होता है और उसकी इच्छा शक्ति उसको देखने की होती है, तब वह इस जीवट शक्ति के सहारे ही जीवित बना रहता है, जबकि डॉक्टरों को उसके जीवित रहने में संदेह रहता है। ये भी देखा गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति 3-4 दिन तक इसी शक्ति के सहारे जीवित रह जाते हैं और ज्यों ही उसका पुत्र उसके पास पहुंचता है, रोगी एक क्षण के लिए उसको देखता है और अगले क्षण वह समाप्त हो जाता है। उस समय तक वह इस प्रबल मनः शक्ति के सहारे ही तो जीवित बना रहता है। कई बार पीछे भय की आशंका होने पर व्यक्ति इतनी तेजी से दौड़ लेता है कि सामान्य अवस्था में वह इतना तेज नहीं दौड़ पाता, या इस प्रकार के कई कठिन कार्य कर लेता है जिसको बाद में वह स्वयं अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। अतः ये मन शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रबल शक्तिशाली तत्व है, जिसके सहारे यह संपूर्ण विश्व गतिशील है और जिसके द्वारा असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं।
भारतीय योगियों ने सबसे अधिक इस मन नामक तत्व को पहचानने में ही अपना जीवन खपा दिया। भारतीय ऋषि जब अंतर्मुखी बने रहे और उन्होंने मन के भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करने का प्रयत्न किया, तब उन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे आज भी विश्व के लिए आश्चर्यजनक हैं। इसकी अपेक्षा पाश्चात्य विद्वानों और अध्येताओं ने बाह्यमुखी बनने में ही कुशलता दिखाई। उन्होंने भौतिक शरीर को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न और परिश्रम किया। फलस्वरूप वे भौतिक क्षेत्र में तो अवश्य ज्यादा सफल हो सके, परंतु इस क्षेत्र में जितने ज्यादा सफल होते गए, अपने मन से वे उतने ही दूर हटते गए। अतएव उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव, एक बहुत बड़ी न्यूनता आ गई और उनको सारा जीवन व्यर्थ सा अनुभव होने लगा। जब पाश्चात्य विद्वानों ने यह अनुभव किया कि भारतीय अध्येता इसलिए सर्वोपरि हैं कि उन्होंने मन के भीतर झांकने का प्रयत्न किया है और उन्होंने इसको ज्यादा से ज्यादा पहचानने का अभ्यास किया है, तो उन्होंने भी अंतर्मुखी बनने की कोशिश की। उन्होंने भी ये ज्ञात करने की कोशिश की कि इस मन नामक तत्व से किस प्रकार से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है, जिससे कि हम जीवन में ज्यादा सफल हो सके और अपने जीवन को सांत्वना और आनंद दे सकें। पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले इस प्रकार के विज्ञान के विकास और इसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय स्विट्जरलैंड के सुविख्यात डॉक्टर एंटन मेस्मर को जाता है। अतः इनके नाम के आधार पर ही इस विज्ञान का नाम पाश्चात्य देशों में मेस्मरिज्म पड़ा। डॉक्टर मेस्मर का जन्म 23 मई सन 1734 को हुआ था। उन्होंने भारतीय योगियों के कार्यों का गंभीरता से अध्ययन किया और उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में एक ऐसी गुप्त शक्ति सर्वत्र विद्यमान है जिसका प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर निश्चित रूप में पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस शक्ति को भली प्रकार से पहचाना जाए और इसका उपयोग किया जाए। यूरोप में इस विद्या को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने का श्रेय इसी वैज्ञानिक को जाता है। डॉक्टर मेस्मर ने यह अनुभव किया कि एक ऐसी शक्ति हमारे चारों तरफ विद्यमान है जो कि भारतीय योगियों के अनुसार प्राण शक्ति है। इस शक्ति का प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रत्येक प्राणी पर पड़ता है और मनुष्य जाति पर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। डॉक्टर मेस्मर ने यह भी अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक चुंबकीय शक्ति है जिसका प्रभाव उस समय विशेष रूप से दिखाई देता है जब दो प्राणी परस्पर मिलते हैं और उनके मिलने से उस प्रकार की शक्ति बढ़ जाती है। उन्होंने इस शक्ति को एनिमल मैग्नेटिज्म का नाम दिया। उन्होंने ये बताया कि ये शक्ति ऋण और धन दो रूपों में होती है। स्त्रियों में ये ऋणात्मक और पुरुषों में ये धनात्मक शक्ति के रूप में होती है। जब ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियां परस्पर मिलती हैं तो एक पूरा वृत्त बन जाता है जो कि इस प्रकार की शक्ति का पूर्ण परिचायक है। किसी स्त्री को देखते ही पुरुष की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। उसके सारे शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत प्रवाहित होने लगती है और वह धनात्मक चुंबक उस ऋणात्मक चुंबक से मिलने के लिए या स्पर्श करने के लिए उतावला हो उठता है, क्योंकि इस प्रकार के मिलने से एक विद्युत का पूर्ण वृत्त बनता है। डॉक्टर मेस्मर ने यह बताया कि हमारे पूरे शरीर में चुंबकीय शक्ति है और जब हम किसी अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो या तो हम परास्त हो जाते हैं या सामने वाले को परास्त कर देते हैं। उसका मूल कारण ये है कि जिस व्यक्ति में भी ये चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है वह सामने वाले कमजोर चुंबकीय शक्ति वाले व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है। डॉक्टर मेस्मर ने सन 1775 में जब इस प्रकार की खोज को सर्वसाधारण के सामने रखा तो यूरोप के वैज्ञानिकों में हलचल सी मच गई। उस समय अंधविश्वास भरे युग में कुछ व्यक्तियों ने डॉक्टर मेस्मर के कार्यों को सराहा, परंतु कुछ व्यक्तियों ने इसे धर्म विरोधी फतवा भी दिया और उनके इस कार्य को धर्म विरोधी और प्रकृति विरोधी मान लिया गया। उस समय की ऑस्ट्रिया सरकार ने भी इस अद्भुत शक्ति का दावा करने के अपराध में 48 घंटों के भीतर डॉक्टर मेस्मर को देश छोड़कर बाहर चले जाने की आज्ञा दे दी। ऑस्ट्रिया से निष्कासित होकर डॉक्टर मेस्मर ने मैरी नामक महिला की सहायता से पेरिस नगर में अपने कार्य को व्यवस्थित किया। इस समय तक डॉक्टर मेस्मर ने इस संबंध में काफी प्रयोग कर लिए थे और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि इस चुंबकीय शक्ति के द्वारा असाध्य रोगों का निदान भी संभव है। फ्रांस की जनता ने इनके कार्य को बहुत सराहा तथा फ्रांस की सरकार ने भी डॉक्टर मेस्मर के प्रयोगों को हर प्रकार की सहायता और सहयोग देने का वचन दिया। पेरिस में डॉक्टर मेस्मर ने एक चिकित्सालय की स्थापना की जिसके एक विशेष कमरे में उन्होंने चुंबकीय शक्ति का प्रयोग किया। उसकी दीवारों में चुंबक लगा दिए गए जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उसका प्रभाव कमरे में निश्चित रूप से पड़ता था। साथ ही कमरे में इत्र से वातावरण को अत्यंत आनंददायक बना दिया गया। कमरे के बाहर इस प्रकार का मधुर संगीत बजाया जाता था जो कि कानों को अत्यंत ही प्रिय और मधुर लगता था। इस कमरे में असाध्य रोगियों को सुलाया जाता था और उनके मन में इस प्रकार की भावना भरी जाती थी कि वे स्वस्थ हो रहे हैं और दिनों दिन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।
कमरे में जो चुंबकीय प्रभाव था, उस प्रभाव से उनका परस्पर संघर्षण होता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी राहत सी अनुभव होती थी। इसके अलावा वहाँ का वातावरण इतना अधिक मधुर और आनंददायक होता था कि रोगी अपने रोग को भूल जाते थे और कुछ दिनों बाद ही वे पूर्णतः स्वस्थ होकर बाहर निकलते थे। इस अवधि में डॉक्टर मेस्मर दवाई के नाम पर केवल सादा पानी पिलाते थे, जो कि कई प्रकार की शीशियों में भरा होता था और उस पर बड़े बड़े गूढ़ अर्थ वाले लेबल चिपके रहते थे। इससे भी रोगियों को यह अनुभव होता कि उन्हें विशिष्ट प्रकार की औषधि दी जा रही है, जिससे कि वे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयोग पूरे फ्रांस में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और तत्कालीन दरबार के उच्च अधिकारी, मंत्री आदि भी डॉक्टर मेस्मर के चिकित्सालय में आने लगे और वे कुछ ही दिनों बाद पूर्णतः रोग मुक्त होकर अपने घर को लौटने लगे। इस प्रयोग और कार्य के दौरान डॉक्टर मेस्मर ने अनुभव किया कि पूरे शरीर में जो चुंबकीय शक्ति है, उसका सबसे घनीभूत पुंज मनुष्य की 10 उंगलियों के अग्रभागों में निहित है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि कई बार उनकी उंगलियों के स्पर्श से रोगी को राहत सी अनुभव होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब वे अपनी उंगलियों का स्पर्श रोगी के घाव पर या उसके हृदय पर करते हैं, तो उसे एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने इस चिंतन से अपनी विचारधारा ही बदल दी और उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि मनुष्य के शरीर में जो एनिमल मैग्नेटिज्म है, उसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में उंगलियों के अग्रभाग के द्वारा प्रवाहित किया जा सकता है। डॉक्टर मेस्मर ने अनुभव किया कि प्राचीन समय के भारतीय योगी और साधु जब अपनी उंगलियों के स्पर्श से आशीर्वाद देते थे कि तुम रोग मुक्त हो गए हो, तो यह केवल इस एनिमल मैग्नेटिज्म को दूसरे शरीर में प्रवाहित करना था। साथ ही साथ वे अपने गंभीर व्यक्तित्व और वाणी के द्वारा सामने वाले रोगी पर यह विश्वास जमा देने में समर्थ होते थे कि अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा रोग बहुत कुछ दूर हो गया है और पहले की अपेक्षा तुम ज्यादा स्वस्थ हो। इसका प्रभाव रोगी पर तुरंत पड़ता था और वह पहले की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा स्वस्थ अनुभव करने लगता था। डॉक्टर मेस्मर ने यह भी अनुभव किया कि यदि किसी घाव पर चुंबक रख दिया जाए तो उस घाव के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि यदि साफ गिलास में पानी भरकर उसमें कुछ समय तक चुंबक रख दिया जाए और उसके बाद उस पानी को यदि रोगी को पिलाया जाए, तो वो आश्चर्यजनक चेतना और स्फूर्ति अनुभव करता है। डॉक्टर मेस्मर ने अपने चिकित्सा क्षेत्र को व्यापक बना दिया। उनकी चिकित्सा प्रणाली संक्षेप में यह थी कि वे रोगियों को एक गोल घेरे में बैठा देते थे और उनके बीच में एक चुंबकीय वृक्ष खड़ा कर देते थे। अपने सीने और पीठ पर चुंबक बांधकर तथा उस पर कुर्ता पहनकर उस घेरे में खड़े हो जाते थे। फलस्वरूप उस चुंबक से किरणें निकलकर उन रोगियों के शरीर में निहित कमजोर चुंबकीय तरंगों को शक्तिशाली बनाने में समर्थ होती थीं, जिससे रोगी खुद को पहले की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ अनुभव करने लग जाते थे। कुछ दिनों बाद जब रोगियों के शरीर में एक निश्चित मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित या समाहित हो जाती थी, तो वे अपने आप को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करने लग जाते थे। इससे उन रोगियों का रोग समाप्त हो जाता था और वे पहले की अपेक्षा खुद को ज्यादा स्वस्थ अनुभव करने लगते थे। डॉक्टर मेस्मर की इस सफलता और प्रसिद्धि से फ्रांस के कई डॉक्टर ईर्ष्या करने लगे और डॉक्टर मेस्मर के विरुद्ध उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा कि उन्हें मजबूरी से पेरिस छोड़कर अन्य स्थान पर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रारंभ में डॉक्टर मेस्मर ने जो प्रयोग किए वे काफी सफल हुए और अपने जीवन काल में उन्होंने हजारों रोगियों को रोग मुक्त किया। उस समय साधारण मनुष्य डॉक्टर मेस्मर को जादूगर ही समझता था, परंतु धीरे धीरे बुद्धिजीवियों को डॉक्टर मेस्मर के प्रयोगों पर विश्वास होने लगा और अन्य लोगों ने भी इस दिशा में प्रयत्न करना प्रारंभ किया और डॉक्टर मेस्मर के शिष्य बनकर उनके कार्य को काफी आगे बढ़ाया। 5 मार्च सन 1815 को डॉक्टर मेस्मर का देहावसान हुआ, परंतु उस समय तक डॉक्टर मेस्मर के प्रयोगों ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी थी और उच्च वैज्ञानिकों तथा बुद्धिजीवियों ने एक मत से स्वीकार कर लिया था कि डॉक्टर मेस्मर के प्रयोगों से रोग मुक्ति संभव है। तत्कालीन फ्रांस की सरकार ने डॉक्टरों तथा फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस संस्था के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की, जिसके एक सदस्य डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे, जिन्होंने इनके प्रयोगों और परिणामों पर विचार किया। उन सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये सिद्धांत सफलता देने में समर्थ हैं, परंतु वैज्ञानिक कसौटी पर ये खरे नहीं उतरते हैं। अतः सरकार की तरफ से मेस्मर के प्रयोगों को मान्यता नहीं मिल सकी।
डॉक्टर मेस्मर की मृत्यु के बाद उनके कई शिष्यों ने इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया, जिसमें एक मार्कीवस आर पाइसेगर नामक व्यक्ति के प्रयोग ज्यादा प्रचलित हुए। उन्होंने डॉक्टर मेस्मर के प्रयोग की रूपरेखा ही बदल दी। डॉक्टर मार्वीवस ने डॉक्टर मेस्मर के प्रयोग को विज्ञान के स्वरूप में परिवर्तित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने अनुसंधानों से यह सिद्ध किया कि रोगी को हिप्नोटिक शक्ति के द्वारा सुलाया जा सकता है तथा इसके भी वही परिणाम प्राप्त होते हैं जो कि डॉक्टर मेस्मर ने चुंबक के माध्यम से सिद्ध किए हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मार्वीवस के इस प्रयोग को सर्वोत्तम करार दिया और एक मत से यह स्वीकार किया कि यह प्रणाली ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा प्रामाणिक है तथा इसके माध्यम से जो निर्णय प्राप्त होते हैं वे ज्यादा सही और स्थायी होते हैं। डॉक्टर मार्वीवस अपनी उंगलियों के पोरों से, जिनमें चुंबकीय कण या चुंबकीय लहरें प्रवाहित होती थीं, उनसे रोगी को एक विशेष नींद देता था और उसके बाद उसके शरीर पर जो भी परीक्षण या प्रयोग किया जाता था उसका आभास या उसका दर्द रोगी को नहीं होता था। इस समय तक क्लोरोफॉर्म का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः डॉक्टरों को ऑपरेशन करते समय या चीरफाड़ करते समय बहुत परेशानी होती थी। परंतु मार्वीवस के प्रयोग ने इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम दिया। अब शल्य क्रिया सुगम और स्थायी बन गई, जिससे कि रोगी के शरीर को चीरफाड़ करते समय उसे जरा भी कष्ट नहीं होता था। इस बीच इस क्षेत्र में काफी कार्य होता रहा। इंग्लैंड की रॉयल मेडिकल सोसाइटी के अध्यक्ष तथा लंदन यूनिवर्सिटी में चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन इलियप्टसन ने इस दिशा में विशेष प्रयोग किए। उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग मानसिक रोगियों पर किया और उन्होंने इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। डॉक्टर जॉन ने यह सिद्ध किया कि मानसिक रोगी को हिप्नोटिक नींद में सुलाने के बाद यदि उसके मानसिक विचारों को सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनकी मानसिक विकृतियों में स्थिरता या सुधार हो जाता है। सन 1841 में डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने इस क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग किया और उन्होंने यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों के स्पर्श से यदि रोगी को रोग मुक्त होने की भावना दे तो वह तीव्रता से स्वास्थ्य लाभ करने लग जाता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि हिप्नोटिक शक्ति के द्वारा असाध्य रोगों का इलाज भी संभव है और उन्होंने अपने जीवन काल में इस प्रकार के हजारों रोगियों को रोग मुक्त कर नाम कमाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही नहीं अपितु कोई भी व्यक्ति स्वयं ही हिप्नोटिक हो सकता है और अपने शरीर में इस प्रकार की हिप्नोटिक शक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके माध्यम से वह रोग मुक्त हो सकता है। डॉक्टर ब्रेड ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में हिप्नोटिक शक्ति है और वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं पर कर सकता है। उन्होंने बताया कि उंगलियों के पोरों में जो हिप्नोटिक शक्ति और चुंबकीय शक्ति है उससे भी ज्यादा यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में है। उन्होंने बताया कि अंधेरे में शेर या बिल्ली की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। यह चमक चुंबकीय लहरें ही हैं। इस प्रकार की चमक या चुंबकीय लहरें प्रत्येक प्राणी की आंखों में है। यह बात अलग है कि किसी की आंखों में यह चमक कम है और किसी में ज्यादा, परंतु उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों में यह चुंबकीय लहरें कम हो तो वह प्रयोग के द्वारा इन लहरों को बढ़ा सकता है और स्वयं अपने ऊपर हिप्नोटिक शक्ति का प्रयोग करके रोग मुक्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि किसी एक बिंदु पर या दीपक की लौ पर अपनी आंखों को स्थिर करके मस्तिष्क को विचार शून्य कर देने से धीरे धीरे उसकी आंखों में चुंबकीय शक्ति बढ़ने लग जाती है और कुछ समय बाद वह स्वयं हिप्नोटिक नींद में सो जाता है और इस प्रकार वह वही लाभ प्राप्त कर सकता है जो कि अन्य व्यक्तियों द्वारा हिप्नोटिक प्रयोग करने से होता है। डॉक्टर ब्रेड के विचारों ने पूरे यूरोप में तहलका सा मचा दिया और इस खोज के बाद ही मेस्मरिज्म शक्ति का नाम हिप्नोटिज्म पड़ गया। डॉक्टर ब्रेड ने यह शब्द ग्रीक भाषा के हिप्नास शब्द से लिया था जिसका अर्थ नींद होता है। अर्थात इस शक्ति के द्वारा व्यक्ति किसी को भी सुला सकता है और फिर उसे स्वस्थ होने की भावना देकर रोग मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार वह स्वयं अपने ऊपर भी हिप्नोटिक शक्ति का प्रयोग कर स्वयं भी नींद में जा सकता है और वे लाभ प्राप्त कर सकता है जो कि दूसरों के द्वारा प्राप्त होते हैं। डॉक्टर ब्रेड के प्रयोगों का बहुत अधिक प्रचार हुआ और इसके बाद अमेरिका के डॉक्टर एल्वा कर्ज, फ्रांस के डॉक्टर ल्यूबाल्ट, प्रोफेसर चारकोट, डॉक्टर नैन्सी, डॉक्टर शिमिंडहुड आदि ने नई नई खोजें और प्रयोग करके इस विज्ञान को एक तर्कसंगत विज्ञान का रूप दिया तथा इसके माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की। विशेष रूप से मानसिक रोगियों पर इस प्रकार की विधि का आश्चर्यजनक प्रभाव रहा और औरतों के हिस्टीरिया आदि रोगों में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की।
डॉक्टर ब्रेड के इन सिद्धांतों की भारतवर्ष में भी मान्यता मिली और कोलकाता के प्रमुख सर्जन डॉक्टर जेम्स एस टेलर ने इस प्रयोग में योग साधना को भी सम्मिलित करके आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। डॉक्टर जेम्स ने रोगियों को हिप्नोटिक नींद में लाकर खतरनाक ऑपरेशन भी किए और उसमें उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की। बच्चा पैदा होने के अगले अध्याय देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।